हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और आज का अपना जो सेशन रहने वाला है, ये मैंने प्रयोगशाला साइंस यानी विज्ञान का जो आपका पेपर हुआ था उसका एक सेशन मैंने करवा दिया था। इसके 50 क्वेश्चन थे तो मैंने 75 तक पहले आपको करवा दिया। अब अपन 76वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले आप नए हो तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध होने वाला। मैंने आरपीएससी के सारे पेपरों का सॉल्यूशन भी आपको करवा दिया है और आरएसएसबी बोर्ड के भी सारे पेपरों का सॉल्यूशन करवा दिया। दोनों की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग 250 प्लस वीडियोस है जिन्हें आप देखकर अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हो। और किस प्रकार का पैटर्न से जो सवाल बन रहे हैं वो भी क्लियर कर सकते हो। पहले किस तरह सवाल पूछे जाते थे, अब किस तरह सवाल पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाई किनारे पर बना हुआ है। तो सूकड़ी नदी के दाई किनारे पर जो किला बना हुआ वो कौन सा बना हुआ, जालोर का किला। ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, इस जालोर के किले के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट और जान लेते हैं अपन, ठीक है। जो ये सूकड़ी जो नदी इसके दाएं किनारे पर बना हुआ और इसे सुवर्णगिरी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई, सुवर्णगिरी। देखो, एक तो सुवर्णगिरी है, एक स्वर्णगिरी, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये नीचे वाला जो स्वर्ण मैंने लिखा है, ये वाला स्वर्ण तो आपका जैसलमेर वाला किला हो जाएगा और ये वाला स्वर्ण जो हो जाएगा आपका जालोर के किले को कहा जाता है। इसमें थोड़ी सी माइनर सा अगर चेंजेस मिलेगा आपको तो कंफ्यूज नहीं होना। स्वर्ण आ जावे तो ये जैसलमेर और ये आपका जालोर हो जाएगा। इसका जो निर्माण करवाया था दशरथ शर्मा के अनुसार मैं बात करूँ तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया भाई, नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया है। क्लियर है, याद रखना, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी देखो, इस किले में एक शानदार बावड़ी बनी हुई है, एग्जाम्स में बन सकती है, सोहन बावड़ी। सोहन बावड़ी आपको कहाँ मिलेगी, तो बिल्कुल आपको याद रखना, सोहन बावड़ी आपको जालोर के किले के अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी भाई, जालोर के किले के अंदर, जो कि जालोर के किले में पेयजल की आपूर्ति करती है। दूसरा मैं बता दूं तो इस दुर्ग में जोधपुर के जो राजा होते थे ना, वो अपना राजकोष यही रखते थे। जोधपुर के जो भी राठौड़ राजा थे वो अपना राजकोष यानी अपने खजाना यहाँ रखते थे। दूसरा, संकट काल के अंदर मारवाड़ के जो राजाओं का आश्रय स्थल था वो भी आपका जालोर का किला था, ठीक है। आश्रय स्थल जो था वो क्या था, जालोर का किला। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है इस किले से रिलेटेड। देखो, पद्मनाभ द्वारा रचित जो कानड़ प्रबंध है उसमें जालोर युद्ध का वर्णन मिलता है। जालोर दुर्ग का जो शाखा हुआ था वो 1311 और 12 के अंदर हुआ था, ठीक है। ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव सोनगरा के मध्य हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजयी हुई थी, ठीक है। और फिर इसने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था, जलालाबाद। क्लियर है, ये एक ही शाखा हुआ था आपका। इसके अलावा देखो, मैं और अगर इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात कर लूँ तो एक इम्पोर्टेंट दरगाह यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। आपको याद रखना, संत मलिक शाह की दरगाह। कौन सी दरगाह, संत मलिक शाह। एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है, संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, तो जालोर के अंदर संत मलिक शाह की दरगाह है ना। और तोपखाना मस्जिद भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो स्वर्ण मंदिर भी आपका यहाँ बना हुआ है। तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो अग्नि वेदिकाएं आपको कहाँ मिली, तो अग्नि वेदिकाएं जो आपको मिली कहाँ पर मिली है, बिल्कुल मैं बात करूँ तो कालीबंगा सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला। क्लियर है, कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। ये कालीबंगा जो सभ्यता जो आपकी फली फूली कौन सी नदी के किनारे, तो सरस्वती नदी। इसी सरस्वती नदी को नट नदी भी कहा जाता है, अमृत नदी भी कहा जाता है और गग्गर नदी भी कहा जाता है। क्लियर है, चारों एक ही नदी के नाम है, सरस्वती, नट, अमृत और गग्गर। दूसरे में और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो देखो, इस सभ्यता की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, अमलानंद घोष ने। बिल्कुल आपको याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि भाई कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी,
तो अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है। कब की गई थी ये भी फैक्ट आपको याद रखना, 1952, ठीक है, 1952 बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसका उत्खनन का जो कार्य करवाया था वो 1961 से लेकर 1969 तक। एक तो आपके थे बीबी लाल, एक थे आपके बीके थापर। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में बने हुए हैं, वापस से रिपीट होंगे, बस आप अच्छे से पढ़ें। पढ़ने में आपको मज़ा आना चाहिए कि यार वाकई में सर बहुत अच्छे फैक्ट बता रहे हो, मज़ा आ रहा पढ़ने में। जैसे कि आप गाना सुनते हो ना तो कैसे मन झूम उठता हो, इसी तरह आपका इस पढ़ाई में भी मन लगना चाहिए। अगर आपका इस तरह से पढ़ाई में मन लग रहा ना तो पक्का आपके बार सिलेक्शन है आपका, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, आप जुड़े रहे, पक्का सिलेक्शन है। एक हमारे साथी इसमें जुड़ी हुई हैं जिनका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा, आरा करके नाम है उनका, बहुत अच्छी साथी है, काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई, हर पेपर देखती है। मैं कहता हूँ अब की बार शायद वो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उनका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। अगर वो मेरी क्लास ये देख रही हो तो कमेंट ज़रूर करना, वाकई में बहुत बेहतरीन तैयारी है उसकी। अब आगे बढ़ते हैं और देखो कालीबंगा सभ्यता का फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा स्वतंत्र भारत का प्रथम स्थल है जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी, यानी भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले जो जिस स्थल की खुदाई हुई थी वो कालीबंगा था आपका। क्लियर है। और मैं बात कर लूँ तो दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा था। ये तीसरी राजधानी तो कहा था, लेकिन किसकी कहा था सर ये भी बता दो। तो ये तीसरी राजधानी किसको बताई थी, ये जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी तीसरी राजधानी कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। ये सवाल भी एग्जाम्स में बना हुआ। अब इसके अलावा देखो मैं यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे वो ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए, बिल्कुल जुते हुए हल या जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले, बिल्कुल कई बार ये सवाल तो कई बार पूछा गया है। जुते हुए हल या जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले आपको वो कालीबंगा सभ्यता से मिले, ठीक है। दूसरा मैं आपको बात करूँ तो यहाँ से युगल समाधियों के साक्ष्य मिले, युगल समाधि, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले ना आपको इम्पोर्टेंट है, अग्नि वेदिकाएं के साक्ष्य मिले, ठीक है, जो कि सवाल में भी पूछा गया। लेकिन देखो एक बार सवाल इसी से रिलेटेड बना था कि कालीबंगा में कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली, तो इसका जो सही आंसर था 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। कितनी, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। इसके अलावा यहाँ से यव के भी साक्ष्य मिले। यव क्या होता है सर, तो यव को जो कहते हैं, जो के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। भूकंप भी आया होगा तो यहाँ के भूकंप के साक्ष्य भी मिले, क्योंकि मकानों के अंदर दरारें थी, इससे पता लगाया जा सकता है कि यह भूकंप भी आया होगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो ऊंट के साक्ष्य भी यहाँ से मिले, बिल्कुल आपको याद रखना ऊंट के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बेलनाकार कुओं के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। मोस्ट टाइम भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारे नोट्स जरूर तैयार करना। वाकई में आप आरएस की भी तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर जाओगे। बस ये मेरी बातों को ध्यान में रखना, अच्छे से सुनना। हर 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 पेपर का आप नोट्स तैयार करा करो, शॉर्ट नोट्स। हर पेपर में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं, उन नए क्वेश्चनों का नोट्स बना लो। पुराने क्वेश्चन जो आपको आते हैं ठीक है कोई बात नहीं, उनका नोट्स नहीं बनाना, जो नहीं आता उसका नोट्स आप तैयार करो। इसके अलावा यहाँ से देखो एक खोपड़ी प्राप्त हुई भी, एक खोपड़ी प्राप्त हुई। उस खोपड़ी में कितने छेद थे, उस खोपड़ी में 6 छेद थे। और इससे ही खोपड़ी की जो शल्य चिकित्सा होता है ना उसके प्रमाण कहा जाता है। और ये प्रमाण भी कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। तंदूरी चूल्हे, कौन से चूल्हे, तंदूरी चूल्हे के प्रमाण भी यहाँ से मिले हुए भाई। क्लियर है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो कालीबंगा सभ्यता की जो लिपि थी ना वो सैंधव लिपि थी, और यहाँ की जो मोहरें होती थी वो सैलखड़ी यानी जिप्सम की बनी हुई होती थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको कालीबंगा के बारे में याद रखने। सारे फैक्ट एग्जाम आए हुए भी वापस से रिपीट भी होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन से संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित की थी। नगर सभा बिल्कुल नहीं, ग्राम सभा बिल्कुल नहीं, बाल सभा बिल्कुल नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीर भारत सभा। केसरी सिंह बारट की मैं बात कर लूँ तो देखो इनका जो जन्म हुआ था ना वो 1872 में भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत का एक गांव था, देवखेड़ा गांव। कौन सा गांव, ये गांव पूछा जा सकता है भाई, याद रखना, क्योंकि यहाँ से 3 वीर मिला आपको देवखेड़ा गांव से। एक तो केसरी सिंह बारट, एक जोरावर सिंह बारट, एक प्रताप सिंह बारट, इसलिए गांव बड़ा इंपॉर्टेंट है।
दूसरा देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट और चीज़ें बता देता हूँ। देखो 1903 की बात है। कब की बात है? 1903, 1903 के अंदर 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दरबार लगाया था। तो महाराजा फतेह सिंह को भी दरबार में बुलाया था। फतेह सिंह जब दरबार में जा रहे थे तब केसरी सिंह बारठ ने डिंगल भाषा में चेतावनीरा चुंगटिया, ये बार बार सवाल पूछा जाता। चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोरठे, कितने सोरठे? 13 सोरठे गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाए, जिन्हें पढ़कर महाराजा का स्वाभिमान जागा और उन्होंने दरबार में भाग नहीं लिया था। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। ये सोरठे पूछे जा सकते कि चेतावनी रे चुंगटिया में सोरठे कितने थे? 13 सोरठे थे। ठीक है। और काव्य का जो भाषा थी, भाषा की जो थी कैसी थी? डिंगल भाषा थी। कैसी थी? डिंगल भाषा में। और अब इसके अलावा मैं बता देता हूँ, ये जो वीर भारत सभा की जो स्थापना हुई थी, ये 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं। एक तो आपकी वीर भारत सभा, एक आपको याद रखना वीर भारत समाज। क्या याद रखना आपको? वीर भारत समाज। वीर भारत समाज, इसकी स्थापना किसने करी थी? बिल्कुल मिलता जुलता ही, इसकी स्थापना भी 1910 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना आपके विजय सिंह पथिक ने करी थी। किसने करी थी? वीर भारत समाज के विजय सिंह पथिक, वीर भारत सभा के आपके केसरी सिंह बारठ। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आपको बताना चाहूँ इससे रिलेटेड, तो आपको याद रखना है, ये जो आपके केसरी सिंह बारठ थे, इनकी कुछ रचनाएं एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक तो इनकी प्रताप चरित्र थी, प्रताप चरित्र। और मैं बात कर लूँ तो एक आपकी राज सिंह चरित्र। कौन सा? राज सिंह चरित्र। राज सिंह चरित्र, ये भी इनकी ही करती थी, यानी किताब थी। एक मैं बात करूँ तो दुर्गादास चरित्र। कौन सा? दुर्गादास चरित्र, ये भी बुक इनकी थी। और इनके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक थी आपकी रूठी रानी। कौन सी रानी? रूठी रानी। तो ये जो चार मैंने आपकी कृतियाँ बताई बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछी भी गई है और वापस से बनेगी। और एग्जामिनर सवाल कैसे बनाएगा कि सवाल ऐसे बना सकते, निम्न में से कौन सी कृति केसरी सिंह बारठ की नहीं है? 3 कृतियाँ दे देगा, एक बार की दे देगा, या डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा कि भाई रूठी रानी जो कृति है वो किसकी है? तो वो आपकी किसकी है? केसरी सिंह बारठ की है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ से एक सवाल मैं पूछूं, जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? कमेंट जरूर करना। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 79, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो देखो मैं बात कर लूँ 1857 में, तो 1857 की अगर मैं बात करूँ तो 1857 में जो नेता था, एक तो मेहराब का था, एक इनका साथी जो था मेहराब का के अलावा एक आपके कौन थे? लाला जे दयाल। लाला जे दयाल। ठीक है। इन दोनों का ही संबंध कहाँ से है? तो कोटा विद्रोह से। बिल्कुल आपको याद रखना, क्योंकि देखो कोटा में क्रांतिकारियों ने जब क्रांति संभाल ली थी, तो इसके बाद क्या हुआ था? 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति हुई थी। तो पॉलिटिकल एजेंट था या एक तो मेजर बर्टन, जो कि यहाँ का पीए था, मेजर बर्टन। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके 2 पुत्र थे, एक तो सैडलर, ठीक है, एक कोटम। सैडलर और कोटम, इन दोनों की हत्या कर दी थी। सैडलर, कोटम, याद रखना सैडलर और कोटम का जो संबंध है, इनकी जो हत्याएं हुई थी वो कोटा विद्रोह के अंदर हुई थी। ये भी सवाल एग्जाम्स में बनता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो फिर यहाँ के क्रांतिकारियों ने यहाँ के जो महाराव थे, राजा थे, राम सिंह द्वितीय को, उनको महल में नज़रबंद कर दिया था और सारे शहर पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण हो गया था। तभी एजीजी जो पैट्रिक लॉरेंस थे, वो मदन पाल यानी करौली के शासक मदन पाल जो थे, उनके सहयोग से जनवरी 1958 में जो राजा नज़रबंद थे, इनको छुड़वाया भी था और वापस से कोटा पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 80 जो है आपके सामने है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी, किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है।
यानी मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना है 1920 में किसके द्वारा की गई थी वो आपको बताना है। तो मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना की थी वो आपकी किसने की थी? बिल्कुल लोक नायक के नाम से जिन्हें जाना जाता है और लक्कड़ कक्कड़ के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो यहाँ से एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि जयनारायण व्यास का जो समाचार पत्र था पीप, उसका प्रकाशन कहाँ से होता था, ये मुझे कमेंट करके बताना। अब इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। देखो मारवाड़ सेवा संघ की तो 1920 में स्थापना हुई थी। अगर पूछ ले आपको मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1934 में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा देखो एक सवाल यहाँ से बार बार बनता, एक तो बनता मरुधर हितकारिणी सभा, मरुधर हितकारिणी सभा, ठीक है, एक मरुधर हितकारिणी सभा और एक मारवाड़ हितकारिणी सभा। ये जो मरुधर हितकारिणी सभा है ना, इसकी जो गठन हुआ था ये हुआ था 1918 में, चांदमल सुराना ने किया था। ठीक है, वापस इसका पुनर्गठन जयनारायण व्यास ने किया था 1923 में। कब? 1923 में। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया था। ये आपको याद रखना। तो अगर सवाल बन जाए आपका कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ था, 1918 में होगा, क्योंकि नाम दूसरा था लेकिन स्थापना तो 1918 में हो गई थी ना आपकी। यही सवाल बनता है या कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में सवाल भी बना 1918 को ही सही माना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो 1934 में जब मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भंवरलाल सर्राफ को बनाया था। भंवरलाल सर्राफ। इसके अलावा मैं आगे देखो आगे अगले क्वेश्चनों की बात कर लेता हूं। तो इसके आपको बिल्कुल याद रखना, अगला क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह में 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया, इसकी चर्चा अपन नहीं करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सुरजन चरित्र भी है, हमीर महाकाव्य भी है, पृथ्वीराज विजय भी आपको चौहानों के बारे में जानकारी देती है। लेकिन चौथा ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, हर्ष चरित्र। ये हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में है। और हर्षवर्धन कौन थे? पुष्यभूति एक वंश आया था, उसके एक राजा थे हर्षवर्धन, उनकी जीवनी इसमें बताई गई है, ना कि चौहानों के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो घटियाला शिलालेख जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया आपको बताना है। तो देखते इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। फारसी के अंदर है, संस्कृत में, हिंदी में, मारवाड़ी में। तो 83 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा में लिखा गया। देखो एक बात आपको बता दो, अगर कोई भी शिलालेख आपसे पूछ ले जाए, ज़्यादातर शिलालेख जो है ना संस्कृत भाषा में लिखे गए। अगर आपको आ रहा नहीं हो, मान लो भाषा याद नहीं हो, अगर आपको गोला काला करना, तुक्का लगाना हो, तो संस्कृत पे ज़रूर तुक्का लगाना। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, अधिकतर आपके शिलालेख जो मिलेंगे उस संस्कृत भाषा में मिलेंगे। ठीक है, लिपि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भाषा की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो देखो घटियाला शिलालेख के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन कर ही लेते हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो। देखो घटियाला जो शिलालेख है आपको याद रखना है, एक तो ये 861 ईस्वी का है। कौन सी ईस्वी का? 861 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, कहा घटियाला जो जगह पड़ती है ये जोधपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। ठीक है, दूसरा इसके ये जब लिखा गया था इस समय राजा कौन था? तो एक राजा था, प्रत्यार शासक था, कक्कुक। कौन था? कक्कुक। ठीक है, कक्कुक राजा था। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसी शिलालेख के अंदर गुज्जर प्रतिहारों का जो आदि पुरुष बताया वो हरिश्चंद्र को बताया। किसे बताया? हरिश्चंद्र को बताया। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो एक और शिलालेख के बारे में बात कर ही लेते हैं। एक है आपका श्रृंग ऋषि वाला शिलालेख। ठीक है, श्रृंगी ऋषि वाला शिलालेख है। ये एक तो 1428 ईस्वी का है, श्रृंग ऋषि वाला। ठीक है, ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया। दूसरा
इसका जो लेख है ना, राजस्थान के उदयपुर में एकलिंग जी के पास श्रृंग ऋषि नामक स्थान के बरामदा में अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो जानकारी मिलती है वो मेवाड़ के गुहिलों की जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये किनके काल में लिखवाया गया, तो आपको याद रखना महाराणा मोकल, ठीक है, महाराणा मोकल के काल का है ये। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लच्छी राम का जो संबंध है वो कुचामनी ख्याल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, कुचामनी ख्याल के मैं प्रवर्तक की बात कर लूँ तो लच्छी राम थे, ठीक है, जबकि मुख्य कलाकार जो थे उगम राज। कौन थे भाई? उगम राज। क्लियर है? इसके अलावा देखो, कुचामनी ख्याल की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये ओपेरा शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में? ओपेरा शैली में। दूसरा, इसमें लोक गीतों की प्रधानता होती है और ये खुले मंच पे किया जाता है। कैसे किया जाता है? खुले मंच पर। इसमें स्त्री का जो चरित्र होता है ना, उसका अभिनय भी पुरुष पात्र ही करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष पात्र ही करते हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं, एक तो आपका ढोल होता है मुख्य रूप से, एक आपकी शहनाई भी होती है, ढोल, शहनाई, और एक आपका जो होता है वो होता है ढोलक। वैसे एक ही है ये, ढोल या शहनाई, और एक आपका ले लो सारंगी। तो तीन आपको याद रखना, सारंगी, ढोल और शहनाई, ये मुख्य वाद्य यंत्र है जो कि कुचामनी ख्याल के दौरान प्रयोग में लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अठारह में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र देश को रखा गया। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी 85 है ना, 86 नहीं है, 85 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एरिनपुरा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्रांति के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ तो आपको देखो कुछ महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए थे राजस्थान में, उन विद्रोह की तिथियां बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर सवाल बनाता है ना आजकल, तो थोड़ा सा टफ सवाल बनाने लग गया। वो डेट्स दे देता है, और डेट्स बहुत कम कैंडिडेट्स ही याद करते हैं, क्योंकि याद होती नहीं, बहुत सारी तिथियां होती, परेशान हो जाते हो। तो सबसे पहले तो नसीराबाद का याद रखना आपको। नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी सबसे पहले राजस्थान में 28 मई 1857, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान में जो विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद से शुरू हुआ था। नसीराबाद में कब हुआ? 28 मई 1857। इसके बाद में बात कर लेता हूँ, तो आपको याद रखना कौन सा? नीमच विद्रोह। नीमच विद्रोह जो हुआ था 3 जून को हुआ था भाई। कब हुआ था? 3 जून 1857 को हुआ था। क्लियर है? इसके बाद आपको याद रखना एरिनपुरा वाला, जो कि इम्पोर्टेंट है। एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 21 अगस्त को हुआ था। बिल्कुल सही, 21 अगस्त 1857, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है ना। एरिनपुरा का जो विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह आउवा वाला, बिल्कुल आपको याद रखना 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो कोटा का विद्रोह, कोटा का जो विद्रोह हुआ था वो 15 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, एक इम्पोर्टेंट सवाल बताता हूँ, वैसे आज तक बना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल बनेगा। देखो, 1857 की जो तिथि तय की गई थी, ठीक है, पूरे ऑल ओवर भारत के अंदर वो तय की गई थी 31 मई 1857, ठीक है। 31 मई 1857 तय की गई थी, लेकिन ये समय से पहले ही स्टार्ट हो गया था अपना ये क्रांति अपनी। तो सवाल कैसे बनेगा, सुनना अच्छे से, कि ये जो तिथि तय की गई थी, इसी तिथि में राजस्थान में कौन सी रियासत में विद्रोह हुआ था या कौन सी जगह विद्रोह हुआ था, आपको बताना है। तो 31 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपके भरतपुर राज्य में। कौन से राज्य में? भरतपुर राज्य या भरतपुर रियासत के अंदर। क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बन सकता है, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के बनाएगा, लेकिन उत्तर इसका ये रहने वाला है, तो जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब बढ़ते आगे। 86वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 86वां क्वेश्चन है। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो आपका 86 है, 88 है, हाँ 86 है। 86 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऋषिदत्त मेहता ने किया था। किसने किया था भाई?
ऋषि दत्त मेहता के द्वारा किया गया था। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान के नाम से। ये राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र था। एक अब से आपसे पूछ ले जाओ कि राजस्थान केसरी जो कि 1920 में छपा, किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा मैं और बताऊं आपको, तो एक था आपका नवीन राजस्थान। कौन सा राजस्थान? नवीन राजस्थान, ये भी समाचार पत्र था। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1922 में हुआ था। किसके द्वारा? 1922 में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, ठीक है। एक आपको याद रखना है कौन सा? देखो मैं आपको बता देता हूँ, त्याग भूमि, जो कि बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। त्याग भूमि जो समाचार पत्र है ना, ये त्याग भूमि, ये आपका है हरिभाऊ उपाध्याय का। किनका है? हरिभाऊ उपाध्याय का। और कब ये प्रकाशित हुआ था? तो आपको याद रखना, ये तिथि एग्जाम से पूछी गई थी भी, 1927, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक समाचार पत्र है का आपका आगी बाण। कौन सा बाण? आगी बाण, जो कि मारवाड़ी समाचार पत्र था, मारवाड़ी भाषा का। ये आपके जयनारायण व्यास के द्वारा निकाला गया था। किनके द्वारा? ब्यावर से जयनारायण व्यास के द्वारा। ब्यावर आपका नया जिला बन गया, पहला अजमेर में शामिल था, ठीक है। और इसके अलावा एक है आपका लोकवाणी, यहाँ से भी सवाल बना हुआ, चलो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लोकवाणी, ये समाचार पत्र किसका है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये 1943 में और जयपुर से प्रकाशित होता था। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन आपके क्या है। 87वां क्वेश्चन है आपका। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? ठीक है, ये आपको बताना। तो 87 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर था, आप सभी को पता, हनुवंत सिंह था भाई। कौन था? हनुवंत सिंह। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब जोधपुर राज्य का जो महाराज था हनुवंत सिंह था। ये अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे, ठीक है। फिर मजबूरन इन्होंने, फिर एकीकरण हुआ था, ये भारत में मिल गए थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण की मैं बात कर लूँ तो 7 चरणों में हुआ था। कुल समय कितना लगा? 8 7 14, 8 साल 7 महीने 14 दिन। कुल दिन पूछ ले तो 3144 दिन लगे थे, ठीक है। पहले चरण का जो प्रधानमंत्री था वो शोभाराम कुमावत था। कौन था भाई? शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण का जो प्रधानमंत्री बना था गोकुल लाल असावा बना था। कौन बना भाई? गोकुल लाल असावा। तीसरे चरण का जो प्रधानमंत्री बना था माणिक्यलाल वर्मा बना था। चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री बना था हीरालाल शास्त्री बना था। यहाँ तक आपको बिल्कुल याद होगा, ठीक है। पहले चरण की जो तिथि है 18 मार्च 1948 को हुआ था। दूसरा चरण जो हुआ था 25 मार्च 1948 को हुआ था। गठन बता रहा हूँ मैं, चारों चरणों के गठन की तिथि आई। जैसे 7 चरण हुए थे, मैं 4 की बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तीसरे चरण का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना 18 अप्रैल 1948। चौथा चरण जो हुआ था आपका 30 मार्च 1949। क्लियर है? अब देखो दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा रियासत, देखो पहले चरण में तो आपको याद है ABCD 4 रियासतें मिली थी आपकी। एक ठिकाना था निमराना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरे चरण में 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें। ये याद नहीं रहती है, तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका आपको मैं बता देता हूँ, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हो। बिल्कुल आपको याद रखना, कीको, झाड़ू, बाबू, कीको, झाड़ू, बाबू, परसाटो। कीको, झाड़ू, बाबू, परसाटो। की से किशनगढ़, को से कोटा, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। याद रखना ये बारह नहीं है, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। क्लियर है? 9 रियासतें, एक ठिकाना आपका कुशलगढ़ था। और तीसरे चरण में जो हुआ था केवल उदयपुर मिला था। चौथे चरण की बात कर लो तो 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी आपकी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले चरण के जो राज प्रमुख थे ना वो थे उदयवान सिंह। राज प्रमुख भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिल्कुल मन लगा के पढ़ना, मजा आएगा आपको। उदयवान सिंह कौन थे भाई? पहले चरण में उदयवान सिंह थे। दूसरे चरण के राज प्रमुख भीम सिंह थे। कौन थे भाई? भीम सिंह कोटा। तीसरे चरण के मैं राज प्रमुख की बात कर लूं तो तीसरे चरण के राज प्रमुख थे भोपाल सिंह। चौथे चरण की मैं बात कर लूं तो चौथे चरण के जो राज प्रमुख थे वो थे मान सिंह द्वितीय।
और चौथे चरण में एक नए पद का भी सृजन हुआ था, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को भी बनाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे, ये सारी जानकारी आपको याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपके सामने, राजस्थान में कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था? तो इस क्वेश्चन को देखो डिलीट कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि गुहिल भी करते थे, सिसोदिया भी करते थे, राणा भी करते थे, चौहान भी करते थे, तो इसमें तो फिर गलत हो गया मामला, लगभग करते थे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। 89वें क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? ठीक है, तो 89 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह ने मांगी। ये देखो, ये सवाल जो है ना, जो भी आप रेगुलर मेरी क्लास देख रहे हो, आप सभी के लिए नया होगा, इसलिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हर पेपर में नए बनते हैं। उन्हीं नए क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना, वो बार बार रिपीट्स भी होते हैं। हर नया क्वेश्चन जब तक 4-5 बार रिपीट नहीं हो जाता ना, तब तक जो बोर्ड वाले होते हैं वो थकते नहीं है, 4-5 बार तो रिपीट करते ही करते हैं। इसलिए नए क्वेश्चनों को ज़रूर याद किया करो, जो आते हैं वो तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, नए क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो 90वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो देवली भी है, कोटा भी है, नीमच भी है, जैसलमेर नहीं है भाई, जैसलमेर नहीं है। नीमच की क्रांति में तिथि बता चुका हूँ, कोटा की भी बता चुका हूँ, देवली की बता देता हूँ। देवली में जो हुई थी वो 5 जून 1857 को क्रांति हुई थी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 1857 में राजस्थान में 6 सैनिक क्रांतियाँ थी। कितनी? 6 क्रांतियाँ नहीं, 6 सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है। अब इसमें देखो, एक बार सवाल बना था कि सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी, ठीक है। अब अपने को पता तो अच्छा है, लेकिन शक्तिशाली कौन सी? तो सबसे शक्तिशाली थी आपकी नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद, ठीक है। ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया ही नहीं था, अपने आप को अलग रखा था, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मैं पीए बता देता हूँ आपको, पॉलिटिकल एजेंट बता देता हूँ। जयपुर के जो थे ईडन थे, ठीक है। जोधपुर के जो थे मॉक मौसन थे। कौन थे? मॉक मौसन। और सिरोही के जो थे जेडी हॉल थे। कौन थे भाई? जेडी हॉल, ठीक है। और कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन थे। कौन थे? मेजर बर्टन। और उदयपुर के मेजर शावर्स थे। ये भी याद रखना, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता, कई बार पूछा गया भी है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी आपको याद रखना? 24 अप्रैल 1938। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो संत हरिदास। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आपको याद रखना, निगाह। सर ये निगाह क्या है? नीच से तो आपका निरंजनी संप्रदाय, गा से आपका गाढ़ा हो जाएगा, और है से आपका हरिदास हो जाएगा। अब क्या है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गाढ़ा में, और इसके संस्थापक है हरिदास, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, 93। राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो गौरबंद जो है वो आभूषण है ऊंट का। आपको बिल्कुल याद रखना, गौरबंद आभूषण किसका है? ऊंट का है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नौकरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये नौकरी जो है शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाथ में पहना जाता है, ठीक है। सटका कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। खुगाली कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। बुल्लाक कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। तो ये 3-4 आभूषण मैंने बताए, सबके अलग अलग, बड़े इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आते हैं। एक टोटी जो कि आरएस में भी पूछा गया था, वो कान में पहना जाता है, ठीक है। नौकरी जो है हाथ में पहना जाता है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं आगे, $95। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। देखो, कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में है, बिल्कुल सही सुमेलित है ये तो। जगदीश मंदिर उदयपुर में है, जिसे सपनों का मंदिर भी कहते हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है।
मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। द्वारकाधीश का मंदिर ये आपका जयपुर में नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पड़ता है, बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना। वैसे बहुत आसान है, बता सकते हो आप, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। 96 सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जयपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अकबर गेव अ लिटिल ऑफ द अमीरुल उमरा टू विच राजपूत रूलर। अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार अपन। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 97वां क्वेश्चन है। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो भगवंत दास को दी थी। भाई किसे दी थी? भगवंत दास को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भगवंत वंश जो कि आपके कच्छावा राजवंश का शासक था जयपुर का, बिल्कुल आपको याद रखना। 98वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमीर राष्ट्रों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका जो प्रारंभिक नाम था ना वो रणस्तंभपुर था। क्या था? रणस्तंभपुर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के मकान और बस्तियों का निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। ऐसे ही सवाल एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देते हैं। अपने को पता तो सब कुछ होता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। इसका कारण ये होता है कि अच्छे से अगर सभ्यता आपने नहीं पढ़ी तो उत्तर आप नहीं दे सकते हो। ये गणेश्वरी सभ्यता ऐसी है जहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। तो सर किससे मकान बनाए जाते थे? तो पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। और अब गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में शामिल होगी? ठीक है, कमेंट करके बताना आप, क्योंकि अब इसका लोकेशन जो है चेंज हो चुकी है नए जिलों के गठन के बाद। अब देखो सुमेलित करना, एक तरफ आपको रियासतें दी हुई, एक तरफ आपको धर्म दिया हुआ है। तो मारवाड़ में जो थे वो राठौड़ थे, मेवाड़ में जो थे वो सिसोदिया थे, सिसोदिया राजवंश है ना, और आमेर में आपके कच्छावा थे, बूंदी में आपके हाड़ा थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2-1, 2-1 के बाद 4-3, 2-1 4-3, 2-1 4-3 देख लो भाई, 2-1 4-3 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ आपका। तो ये पूरे आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो कंप्लीट मैंने करवा दिया है। और कैसा लगा आपको सेशन कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं कह रहा ना कहीं मत जाओ, बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, बस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। कोई सा भी आपका पेपर हो अच्छे से निकालेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी साथियों को धन्यवाद।